हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो क्लास है अगेन वो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। बट आज जो हम लोग क्वेश्चन डील करने वाले हैं वो बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पैटर्न पे होगी, जो बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज़ एनटीए ने किसी और एग्जाम में कवर किए हुए हैं। तो उसी पैटर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन चाहे यूनिवर्सिटी बनाए चाहे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो अगर हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रेजुएशन लेवल का तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम में कोई भी टॉपिक क्यों ना कवर कर ले। तो चलो जल्दी से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी में क्या इंक्लूड होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यस। बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंट्रीज, यस। गोल्ड रिजर्व्स, यस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि ये तीनों ही इंटरनेशनल लिक्विडिटी में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सेबी इज कंस्टिट्यूटेड from amongst the directors of various stock exchanges? No. One of the objectives of setting up SEBI is to protect the interest of investors. Yes, correct. अगर SEBI की बात करें तो SEBI का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स जो मतलब बेसिकली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। Next, the companies having business in a large number of countries around the world at present are called transnational corporations, global corporations, multinational enterprises और multinational corporations. Correct answer है 2, global corporations. Next, देखो ये एक पैटर्न है, मैच द लिस्ट 1 एंड आइटम ऑफ लिस्ट 2। मैच करना है कि कौन सा किसके साथ करेक्ट होगा। राइवल फर्म्स, बेसिकली यहाँ देखो फर्म्स की बात कर रहा है, तो जो राइवल फर्म्स है वो कहाँ होते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट में, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेसिकली किसका पार्ट है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। इम्प्रूविंग क्वालिटी, क्वालिटी हम इम्प्रूव करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट में। और एथिक्स इन बिजनेस किसका पार्ट है? सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट का। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स, अगेन मैच करना। और देखो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। अगर हम क्लेम्स की बात करें तो क्लेम हम उसका कर सकते हैं एज अ एम्प्लॉय जो हमने खर्च किए हों, जैसे टेलीफोन एंड मोबाइल अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। फ्रिंज बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स आपको इन एडिशन दी जाती है, जैसे कैंटीन की फैसिलिटी, यूनिफॉर्म आपको दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एक्सीडेंट रिलीफ। एंड परक्विसिट्स, परक्विसिट्स कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। ये आपके सैलरी के एडिशन में होता है। जैसे कंपनी आपको अपनी कार देती है, क्लब मेंबरशिप प्रोवाइड करती है, पेड हॉलीडेज, फर्निश्ड हाउस, ये सब क्या है? परक्विसिट्स का पार्ट है। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जिसको अगर हम अपने बिजनेस में नहीं लगाते, कहीं और लगाते, तो नो डाउट हमें वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता। जैसे इफ इन केस मान लो एज अ ओनर हम अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो नो डाउट हमें वहाँ से सैलरी नहीं मिलेगी, बट अगर हम कहीं और सर्व करते तो हमें क्या मिलता? सैलरी मिलती है ना। तो यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन में देखें तो करेक्ट आंसर होगा रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग आपने अपने बिजनेस में लगाया, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, बट उसी रिटेन्ड अर्निंग को कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता। नेक्स्ट, ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग पॉइंट पूछता है और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करने के लिए है। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एनपीए की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट एक ऐसा असेट होता है जो बेसिकली बैंक ने लेट्स से किसी को लोन दिया है, ठीक, और उस लोन पे अगर 3 महीने से ज़्यादा बैक टू बैक पैसे नहीं आ रहे, मतलब ना प्रिंसिपल आ रहा है ना इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनपीए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लोन्स एंड एडवांसेस नॉट पेड फॉर मोर देन 90 डेज। नेक्स्ट, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है? द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। देन रेपो रेट, रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसपे आरबीआई लेंड करता है मनी टू कमर्शियल बैंक्स। एंड सीआरआर क्या है? परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी केप्ट विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी करता है एंड आरटीजीएस नेफ्ट ट्रांजैक्शन भी, बट इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ये कमर्शियल बैंक का काम नहीं है। नेक्स्ट, गिवन इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ हाउस। म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है, फेयर रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, एक्चुअल रेंट गिवन है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इज 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, मतलब इसका 20%।
अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है 40,000, व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। अब इसका अगर आप लोगों को पूरा फॉर्मूला पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर एंड इस हायर को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर। क्लियर। फिर इस लोअर को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से विच एवर इज हायर, उसको हम लोग बना देते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से जब हम म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो मेरे पास आता है एनुअल वैल्यू। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर। अब देखो म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर क्या है 1,80,000। नाउ 1,80,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे तो क्या लेंगे विच एवर इज लोअर। नाउ इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, और एक्चुअल रेंट 20,000 पर मंथ है, मतलब पर मंथ दैट इज मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 2,40,000 आएगा। बट इसमें से अनरियलाइज रेंट कितना है, इतना रेंट अभी तक रियलाइज हुआ नहीं, 40,000 माइनस कर दो तो एक्चुअल रेंट कितना बचा 2 लाख। मतलब हम 1,60,000 को कंपेयर करेंगे 2 लाख से एंड विच एवर इज हायर ये क्या बनाएंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 2 लाख हमारी हो गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दें, और म्यूनिसिपल टैक्स कितना है 20% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 1,50,000 का 20% दैट इज 30,000। तो मेरी वैल्यू आ गई एनुअल वैल्यू की 1,70,000। तो करेक्ट आंसर होगा 1,70,000। क्लियर। नेक्स्ट अगेन मैच करना है, और देखो मैच करने में सबसे पहला लिखा है इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। अब देखो इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो हमने पढ़ा था कि अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो बेसिकली जो रिलेशन है पॉजिटिव होता है, जीरो होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव किस किन गुड्स के साथ होता है, जो बेसिकली सुपीरियर गुड्स हैं, कंफर्ट गुड्स हैं, लग्जरियस गुड्स हैं, और नेगेटिव किसके साथ होता है इन्फीरियर गुड्स के साथ। ठीक। तो जब यहाँ पे लेस देन यूनिटी की बात किया तो लेस देन यूनिटी मतलब 1 से कम। ठीक। बट अभी भी ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये किसकी बात कर रहा है पॉजिटिव की। तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होता है विथ सुपीरियर गुड्स। क्लियर। बट इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, जब इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो की बात करें तो हम किसकी बात करें नेगेटिव की। तो नो डाउट क्या रिलेशन होगा, तो इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव कब होगी जब इन्फीरियर गुड्स की बात करेंगे। क्लियर। अब देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो ये पॉइंट इजीली आप लोग क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट अगेन क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करो तो क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होता है। यही तो क्रॉस इलास्टिसिटी अगर लेस देन यूनिटी है मतलब पॉजिटिव की बात करें, और पॉजिटिव किसके साथ होगा कॉम्पिटिटिव गुड्स के साथ दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ, एंड लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो वो किसके साथ होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ। होपफुली पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। करेक्ट आंसर होगा थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट अगेन मैच करना है, और यहाँ पे देखो थ्योरी का प्रोपाउंडर बताए हैं एंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। विलियम उची ये हमने बताया था जेड थ्योरी, डगलस मैकग्रेगर ये इन्होंने एक्स थ्योरी दिया है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी एंड एच मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट ए एंड बी दो पार्टनर है 3:2 में, उन्होंने एक्स को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। तो ये तो सिंपल है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। लेट्स से आपका टोटल प्रॉफिट अगर 1 है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक में से 1/3 तो आप दे दोगे एक्स को, तो बचा 2/3। अब ये 2/3 किसके लिए ए और बी के लिए, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। तो ए को कितना मिलेगा 2/3 का 3/5 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 2/3 का 2/5 मिलेगा, और एक्स को कितना मिल रहा है 1/3। ठीक। तो ये हो जाएगा 6/15, ये हो जाएगा 4/15, और इसको भी हम बेस इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो ये हो जाएगा 5/15। तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:4:5 दैट इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO। WTO का कौन सा इसमें से बेसिक फंक्शन नहीं है, टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बाकी सारे के सारे फंक्शंस हैं। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ RBI, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट येस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन टू पब्लिक नहीं, क्योंकि RBI बेसिकली कमर्शियल बैंक के साथ डील करती है ना कि पब्लिक के साथ, और बाकी सारे काम तो इनके हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन का कौन सा इसमें से फैक्टर नहीं है, प्राइसिंग इलास्टिसिटी तो है,
पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट भी है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कंपनी बाय पास्ट प्राइसिंग पे पर कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गिवन प्रोडक्ट, इसके बेसिस पे हम कभी भी प्राइसिंग डिसीजन नहीं लेते, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस फॉर एन अंडरटेकिंग सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड फॉर 15 years। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जब हम बाहर से, मतलब जब हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन किसी को प्रमोट करके रिक्रूट ना करके किसी नए पर्सन को रिक्रूट करते, तो उसमें कौन सा एडवांटेज नहीं है। स्कोप फॉर रिसेंटमेंट, जेलेसीज एंड हार्ड वन अप अवॉइडेड, गुड परफॉर्मेंस इज रिवॉर्डेड, कंप्लायंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी बिकम्स ईजी, बेनिफिट्स ऑफ न्यू स्किल। तो एडवांटेज कौन सा नहीं है, गुड परफॉर्मेंस इज रिवॉर्डेड, क्योंकि गुड परफॉर्मेंस आप रिवॉर्ड तो तब करते हैं ना जब आप किसी को इंटरनली रिक्रूट करते हैं। क्लियर, तो ये एडवांटेज नहीं है। फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हेल्पिंग टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स इज द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, which one of the following statement is not true, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स विल डिक्रीज डेट इक्विटी रेशियो। ये तो करेक्ट है, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो में हमें डेट और इक्विटी देखना होता है, तो अगर डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट करें प्रेफरेंस शेयर में तो नो डाउट हमारा डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स हायर प्रॉफिट, नो। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज अ बेटर न्यूमरेटर देन सेल्स वाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक टर्नओवर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ ईयर शुड बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटीज, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2। बेसिकली हायर ऑपरेटिंग रेशियो कभी भी हायर प्रॉफिट को इंडिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट नोन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। IRR के केस में हमने ऑलरेडी टॉपिक बताया हुआ है और बताया कि इसमें डिस्काउंट रेट हमें नहीं पता होता, वही फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ द सार्क, नो डाउट कनाडा। Next, the inverse relationship between the variation in the price and the variation in the quantity demanded is not due to price effect की वजह से होता है, एंट्री एग्जिट की वजह से भी होता है, गोसन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन की वजह से भी होता है, बट ड्यू टू लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन ये इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होगा। नेक्स्ट, मैच द आइटम। अब देखो यहाँ पे भी हम लोगों को मैचिंग करनी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है कि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट बोला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली क्या बताता है, हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की आपने कितनी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट की है, एज वेल एज जो यूनिलेटरल ट्रांसफर हुआ है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा फर्स्ट। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं किसके बीच में, कंट्रीज रेसिडेंट एंड रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज के बीच में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ कंट्रीज रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज। लास्ट हमारे पास बचा कैपिटल अकाउंट, इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांजेक्शंस लीडिंग टू चेंजेस इन द फाइनेंशियल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री। क्लियर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की बात करें ना तो हम असेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करेंगे। तो एज पर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई नॉन परफॉर्मिंग असेट इनटू NPA को बेसिकली हम लोगों को बाइफरकेट करना होता है इनटू स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट, लॉस असेट। तो इसमें ऑप्शन दिया है थर्ड, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट एंड लॉस असेट। नेक्स्ट, टू एग्जामिन वेदर द कंपनी इज परस्यूइंग इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटीज विद रिस्पेक्ट टू मार्केट्स, प्रोडक्ट्स एंड चैनल्स इज अ पर्पस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल। करेक्ट आंसर होगा 4, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। Next, a firm has inventory turnover of 3 and COGS 2,70,000. With better inventory management, the inventory turnover is increased to 5. This would result in, तो देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अप्लाई कर देते हैं, COGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। हमारे पास क्वेश्चन में इन्वेंट्री नहीं दिया, बट क्या ITR दिया है, हाँ दिया है 3 एंड COGS दिया है 2,70,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्वेंट्री हमारा कितना आ जाएगा, 90,000। क्लियर, अब देखो कह रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ करके 5 हो गया है ना, हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 5, COGS अभी भी मान लेते हैं कि 2,70,000 है डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो इस केस में हमारी इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 54,000। और क्वेश्चन में हमसे यही बोला है कि पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 था, फिर बाद में 5 हो गया, तो उससे हमारी इन्वेंट्री में कितना चेंज हो गया, देख लो। इन्वेंट्री हमारी बेसिकली डिक्रीज हो रही है 36,000 से। क्लियर। नेक्स्ट, which one of the following is not the correct property of normal distribution? Unimodal, yes. Equality of central values, yes. Continuous distribution.
स्टैंडर्ड डिविजन इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनकरेक्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग assumptions? यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, येस। कॉन्स्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यही मानते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू हमने निकाली है मनी में वो कांस्टेंट होगी। यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट, वो इंटरडिपेंडेंट कभी नहीं होता, एंड ये गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ये करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड forfeited 40 shares of 10 each on which 4 per share were paid. If a forfeited shares are reissued at 8 per share paid up, what is the minimum price the company must charge? ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी कराया हुआ है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स गिवन बाय बूम्स एंड बिटनर? प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है, पीपल है, बट पॉलिटिक्स इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कॉर्पोरेशंस की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंडिकेट द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिसेंट डिकेड्स? स्ट्रैटेजिक सेल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट? प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट मेथड है, रिसीट पेमेंट मेथड भी है, एडजस्टेड नेट इनकम मेथड भी है, बट कैश साइकिल मेथड इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, arrange the following stages of staffing in correct sequence and indicate the code of correct sequence। देख लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है? रिक्रूटमेंट, ये सबसे पहला होता है। फिर उनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन मतलब जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है वो करते हैं। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, एंड लास्ट इज ट्रांसफ़र। ठीक, तो एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट form of organization? No doubt line organization. Next, combined leverage can be used to measure the relationship between sales and EPS। इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, एंड हर क्वेश्चन में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। बाकी सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन हमने पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में भी कराया हुआ है, और भी जो हमने अलग से भी MCQs वगैरह अपलोड किए वहाँ सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का हमने ट्राई किया है। बाकी FM की बहुत सारी क्लासेस हमने अपलोड की है, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर आप चाहते हो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के भी हम FM के क्वेश्चन सॉल्व करवा दें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो वो क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे। होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।